प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज देखिए अपन बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में। विगत क्लासों में अपन ने देखा कि कंपनी के अधीन जो कानून आए थे, अधिनियम आए थे, उनकी अपन ने बात करी थी 1857 से पहले की जो कानून बने वो कंपनी के अधीन कानून आए थे भारत के अंदर, और 1857 के बाद में ब्रिटिश क्राउन के तहत जो कानून हैं वो बनते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन के तहत अपन बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। देखिए, इस समय जो सचिव था, भारत सचिव, इनका नाम है मॉन्टेग्यू। और भारत का गवर्नर जनरल एंड वाइसराय है, ये है चेम्सफोर्ड। इसी कारण इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इसकी घोषणा हुई थी। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद के अंदर इसकी क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है। ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था इस अधिनियम को लेकर के, वो देखेंगे, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। भारत में उत्तरदायी शासन है, इसकी क्या करना था, स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। और यही घोषणा जो है मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहलाती है। ये जो घोषणा है, इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नवंबर 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत की यात्रा करी थी। भारत की यात्रा की। वायसराय चेम्सफोर्ड प्रशासनिक अधिकारियों एवं वायसराय जो चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार किया। नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार किया। प्रस्ताव के बारे में विचार किया और एक समिति बनाई। सर विलियम ड्यूक इस समिति के अंदर कौन कौन रहते हैं? सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ, चार्ल्स रॉबर्ट इसके सदस्य थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर
इनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत के अंदर भारत शासन अधिनियम 1919 बना था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन के शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। आंशिक उत्तरदायी शासन की क्या होती है? स्थापना। आंशिक उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की स्थापना की गई। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मेग्ना कार्टा कहा। मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी। महिलाओं को मताधिकार भी मिला। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार भी यहाँ पर मिलता है। मताधिकार का अधिकार है, ये भी मिलता है। देखिए भी अपन बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के बारे में। सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। 20 अगस्त 1917 को यह ब्रिटिश संसद के अंदर घोषणा होती है इस अधिनियम की, और इसका उद्देश्य था भारत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1917 को सचिव मॉन्टेग्यू भारत की यात्रा पर आते हैं और चेम्सफोर्ड ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं के साथ प्रस्ताव के बारे में विचार करने के लिए एक समिति है इसका गठन किया, और इस समिति के अंदर सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ और चार्ल्स रॉबर्ट आदि सदस्य थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम है 1919 यह लागू किया गया था। पहली बार उत्तरदायी शासन जो है इस शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ था। बहुत अच्छी बात है। पहली बार उत्तरदायी शासन से संबंधित शब्दों का क्या हुआ था? पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ था, स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ था। प्रांतों के अंदर आंशिक उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ प्रांतों के अंदर, और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की क्या होती है? स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट बात है। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने क्या कहा? भारत का मेग्ना कार्टा कहा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर महिलाओं को क्या दिया गया था? मताधिकार का अधिकार दिया गया था। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। आगे देखिए, आगे देखेंगे। अपन बात कर रहे थे
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में देखे भी। आगे देखिए आप, देखे सर प्रावधान क्या क्या थे इसके अंदर, ये प्रावधान देख लेते हैं अपन। प्रावधान जो है इसके अंदर देखेंगे अपन, भारत सचिव के कार्यकाल का संपूर्ण, भारत सचिव के कार्यकाल, भारत सचिव के कार्यकाल का संपूर्ण खर्चा ब्रिटिश राजस्व देना होगा का खर्च है, यह कौन देगा, ब्रिटिश सरकार देगी। इससे पहले क्या होता था, सचिव का खर्चा कौन दे रही थी, भारत सरकार दे रही थी। नेक्स्ट अपन देखें तो देखिए भारतीय उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त, इसमें देखिए आप, देखिए भारतीय कार्यों की देखभाल हेतु, भारतीय कार्यों की देखभाल हेतु, भारतीय कार्यों की देखभाल हेतु भारत की सहमति से गवर्नर जनरल इसकी नियुक्ति, गवर्नर जनरल है ये इसकी नियुक्ति करेगा, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारतीय उच्चायुक्त लंदन में नियुक्त होगा, भारतीय उच्चायुक्त है ये कहां पर होगा, लंदन के अंदर इसकी नियुक्ति होगी और वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। इसका वेतन है यह है भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। भारत में सुधार क्या हुए इस अधिनियम के बाद, देखें सुधार, देखें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, एक नंबर पे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या, भारतीयों की संख्या है यह 1 से बढ़ाकर 3 कर दी, 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 3 कर दी, 1 से बढ़ाकर 3। विधि श्रम शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग आदि विभाग हैं ये सौंपे गए। नेक्स्ट अपन देखिए, प्रथम बार दो सदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था, विधान मंडल की व्यवस्था की गई। अब देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका, इसमें देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका की जब अपन बात करते हैं, यानी 2 विधानमंडल होते हैं, तो उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन है, इसे राज्य परिषद के नाम से
जाना जाता है और इसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान सभा, केंद्रीय विधानसभा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो सदस्य थे ये थे साहब 60 और इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का और इसके अंदर 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। 34 सदस्य निर्वाचित होते प्लस 26 मनोनीत होते। इन मनोनीत के अंदर अपन बात करें, मनोनीत है इसमें 20 तो सरकारी होते और 4 गैर सरकारी होते। और जो ये 34 मनोनीत थे, 34 जो मनोनीत थे इनके अंदर अपन देखेंगे 20 साधारण होते, 10 मुस्लिम होते, 3 यूरोपीय होते और 1 सिख होता। एक इसके अंदर क्या होता, सिख होता, 1 सिख होता। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए साहब, 34 हो जाते हैं। आगे देखेंगे विधानसभा है, इसके अंदर सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या कितनी होती, 145 होती। कार्यकाल साहब इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता और इसके अंदर देखेंगे जो सदस्य होते 105 सदस्य, 105 तो होते निर्वाचित, 40 होते मनोनीत, 40 मनोनीत होते। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो 40 मनोनीत होते इसके अंदर 26 तो सरकारी होते और 15 गैर सरकारी होते। इसके अंदर अपन बात करें 105 के अंदर 32 है ये साधारण व्यक्ति या सामान्य जनता, 30 इसके अंदर मुस्लिम होते और 2 इसके अंदर सिख होते और 20 विशेष क्षेत्र से निर्वाचित होते, विशेष क्षेत्र से निर्वाचित होते थे। 7 इसके अंदर भूमिपति होते थे, भूमिपति होते थे और 9 होते थे यूरोपीय, 9 होते थे यूरोपियन। तो इस प्रकार से ये 105 का आंकड़ा जो है इसका होता था। देखिए साहब इसके अंदर प्रावधान देखिए, भारत सचिव के कार्यकाल का संपूर्ण खर्च है ये ब्रिटिश सरकार देगी। इससे पहले जो सचिव का खर्च है ये भारत सरकार दिया करती थी। एक भारतीय उच्चायुक्त पद की स्थापना हुई। ये क्या करेगा, भारतीय कार्यों की देखभाल हेतु गवर्नर जनरल इसकी नियुक्ति करेगा और भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति है ये कहां पर होगी, लंदन में होगी। लेकिन इसका जो वेतन है ये भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। अब सुधार देखें, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंदर भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए भारतीय जो है श्रम, विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग विभाग आदि इनको सौंपे गए। प्रथम बार 2 सदन का विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 के तहत 2 सदन के विधानमंडल की व्यवस्था की गई जिसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहा गया। एक तो उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन जो राज्य परिषद के रूप में जानी जाती थी और निम्न सदन है केंद्रीय विधानसभा के रूप में जानी जाती थी। उच्च सदन है इसके अंदर सदस्य कितने होते थे, 60।
निम्न सदन के अंदर सदस्य कितने होते थे? 145। उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। निम्न सदन के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। अब अपन देखें कि इसके अंदर उच्च सदन के अंदर 60 के अंदर 34 तो होते थे निर्वाचित और 26 होते थे मनोनीत, और इसके अंदर 105 होते थे निर्वाचित और 40 होते थे मनोनीत। अब अपन देखें जो है मनोनीत होते थे, इसके अंदर 20 तो सरकारी होते थे, 26 में से 20 सरकारी और 4 क्या होते थे? गैर सरकारी। इसी प्रकार से 34 जो निर्वाचित होते थे, इसके अंदर 20 तो साधारण होते थे, 10 मुस्लिम यानी साधारण जनसामान्य हो गया, 20 जनसामान्य से 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय, 1 सिख। इस प्रकार से इनका 34 का आंकड़ा हो गया है। यहाँ पर अपन देखें तो निर्वाचितों में देखिए 20 तो साधारण, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 20 विशेष क्षेत्र से निर्वाचित होते थे, 10 भूमिपति होते थे और 9 यूरोपियन होते थे। इस प्रकार से 105 का आंकड़ा हो गया। 40 मनोनीत होते थे, इसके अंदर 26 तो होते थे सरकारी और 15 होते थे गैर सरकारी। तो ये इस जमाने का विधानमंडल है, इसका प्रारूप है, ये आपके सामने मैंने रखा है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें, देखिए 1919 के अधिनियम के बारे में चर्चाएं चल रही है, यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ये चल रहा है। इस अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण बात हुई? मुसलमानों सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोप वासियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन की क्या की गई साहब? व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, प्रारंभ की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय 2 भागों में बांट दिया गया। नेक्स्ट है अगस्त 1917 की घोषणा को, 1919 के अधिनियम में, प्रांतीय सरकार को चुना गया। गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में लागू किया गया इसको। गवर्नर जनरल के अधीन गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में इसको लागू किया गया। इस अधिनियम में विषयों को,
में विषयों को इस अधिनियम में विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय। केंद्रीय सूची के विषय जिनके ऊपर गवर्नर जनरल की परिषद कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद कानून बना सकती थी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें कौन कौन से विषय थे। विदेश मामले, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी व फौजदारी कानून। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, प्रांतीय महत्व के विषय। गवर्नर की कार्यकारिणी तथा विधानमंडल कानून बनाता था। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, भूमि कर, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, शांति, कृषि आदि इसके तहत आते थे। देखिए एक बार इस पर चर्चा करते हैं पुनः। इस अधिनियम के अंदर मुस्लिमों, सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोप वासियों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसके अंदर की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतों में कौन सी द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ हुई? प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ हुई। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। अगस्त 1917 की घोषणा को 1919 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार को चुना गया। यानी प्रांतीय सरकार को क्या किया गया? चुना गया। गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में इसे लागू किया गया। प्रांतीय सरकार को चुना गया और गवर्नर के अधीन इसको एक बार लागू रखा गया। इस अधिनियम में विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विषय जो थे इनको केंद्र और प्रांतों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। केंद्र में बांट दिया गया और प्रांतों के अंदर बांट दिया गया। यानी पहली बार प्रांतीय सरकार है ये सामने आती है। अब देखिए केंद्रीय सूची के विषय जो है ये गवर्नर जनरल की परिषद जो सह परिषद थी वो कानून बना सकती थी। मामले कौन कौन से थे इसके अंदर? विषय कौन कौन से थे? विदेशी मामले, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण, संचार, दीवानी और फौजदारी कानून के ऊपर जो इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। अब देखिए प्रांतीय महत्व के विषय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और विधानमंडल इसके ऊपर कानून बनाता था। इसमें विषय कौन से थे? स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, भूमि कर, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, शांति और कृषि। ये विषय जो थे ये कौन से विषय थे? प्रांतीय महत्व के विषय थे। प्रांतीय महत्व के विषय। देखिए सब आगे
अब अपन द्वैत शासन है इसके बारे में देखें। देखिए द्वैत शासन है, द्वैत शासन, द्वैत शासन के बारे में देखते हैं एक बार। द्वैत शासन, द्वैत शासन देखते हैं। द्वैत शासन में देखिए कार्यकारिणी प्रथम और कार्यकारिणी द्वितीय। कार्यकारिणी द्वितीय प्रथम में देखिए गवर्नर और सरकारी पार्षद होते थे। इसके अंदर सरकारी पार्षद होते थे। ये जो होती थी यह गवर्नर की कार्यकारी परिषद होती थी। कार्यकारी परिषद होती थी। इसके अंदर आरक्षित मामले या आरक्षित विषय आते थे। प्रांत की विधानसभा का नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट देखें उत्तरदायित्व तो जो था ये गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत सचिव के प्रति ये क्या थी, उत्तरदायी थी। इसके जो विषय थे, विषय में देख ले भूमि कर, अकाल, शांति, न्याय, पुलिस, बिक्री कर, सिंचाई, वित्त विभाग और विद्युत आदि। नेक्स्ट देखिए कार्यकारिणी द्वितीय गवर्नर प्लस मंत्री होते थे। इसमें देखेंगे हस्तांतरित मामले होते थे, हस्तांतरित विषय होते थे। देखिए कम महत्वपूर्ण थे, ये कम महत्वपूर्ण थे। इसमें देखिए विषय जो अपन पढ़े कौन कौन से विषय थे, स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग और कृषि आदि इसके अंदर मामले होते थे। तो देखिए अपन बात करते हैं प्रांतों में द्वैत शासन है, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। देखिए कार्यकारिणी प्रथम और कार्यकारिणी द्वितीय। कार्यकारिणी प्रथम है ये गवर्नर जनरल और इसके अंदर सरकारी पार्षद होते थे, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होगी ये। इसके अंदर ये जो आरक्षित विषय जो होते थे इस पर ये कार्य करती थी, या आरक्षित विषय इसके तहत आते थे। इनका जो उत्तरदायित्व होता था, यानी कार्यकारिणी प्रथम का उत्तरदायी जो थे ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत सचिव के प्रति ये उत्तरदायी थे। किसके प्रति उत्तरदायी थे, भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। और जो आरक्षित विषय थे इन विषयों में कौन कौन से थे, भूमि कर, अकाल, शांति, न्याय, पुलिस, बिक्री कर, सिंचाई, वित्त और विद्युत इसके अंदर आते थे। कार्यकारिणी द्वितीय गवर्नर और मंत्री जो थे ने इसमें आते थे। कार्यकारिणी द्वितीय के अंदर हस्तांतरित विषय आते थे, यानी कम महत्वपूर्ण के विषय होते थे। विषय थे कौन कौन से, स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा,
शिक्षा, उद्योग, कृषि आदि जो मामले आते थे ये कार्यकारिणी द्वितीय के संदर्भ में आते थे। तो इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन हो गया। आगे देखिए भी आगे अपन देखें केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल अध्यादेश। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था और उसका प्रभाव 6 माह तक रह सकता था। इसका जो प्रभाव है अध्यादेश जारी रख सकता था और इसका प्रभाव 6 माह तक रहता था। बजट पर बहस हो सकती थी। बजट पर बहस हो सकती थी। मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का जो अधिकार है ये नहीं होता था। जो सदस्य थे ना, गैर सरकारी सदस्य, उनको मत देने का अधिकार नहीं था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रावधान है यह है किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की जो भर्ती है के लिए केंद्रीय सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। 1919 के एक्ट के तहत 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, यानी राजाओं का मंडल। इस मंडल की अपन बात करें, दिल्ली में 121 देशी राज्य इसके सदस्य थे। मंडल का जो अध्यक्ष होता था यह वायसराय होता था तथा प्रथम
चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। मैसूर व हैदराबाद नरेंद्र मंडल में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट है द्वैत शासन प्रणाली है, यह 1 अप्रैल 1921 से लागू की गई, जो अप्रैल 1937 तक चलती रही। 8 प्रांतों में अप्रैल 1921 में द्वैत शासन है, यह लागू कर दिया गया। द्वैत शासन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून है, यह बना सकती थी, प्रावधान था इस अधिनियम के अंदर। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये मात्र 6 महीने तक रहता था। बजट पर बहस हो सकती थी, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको मत देने का अधिकार नहीं था। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ली आयोग की सिफारिश के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया? गठन। कौन सी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। कब? 1926 में। मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी? 10% कर दी। 1919 के एक्ट की अपन बात करें, फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की क्या हुई थी साहब? स्थापना हुई थी। दिल्ली के अंदर 121 देशी राज्य इसके सदस्य थे। अध्यक्ष कौन होता था नरेंद्र मंडल का? वायसराय होता था। और पहला जो चांसलर बना था ये बीकानेर का शासक महाराजा गंगा सिंह बना था। मैसूर और हैदराबाद है, ये नरेंद्र मंडल के सदस्य नहीं रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। द्वैत शासन प्रणाली है, ये 1 अप्रैल 1921 में लागू कर दी गई और ये अप्रैल 1937 तक चलती रही। 8 प्रांतों के अंदर 1 अप्रैल 1921 को द्वैत शासन है, यह लागू कर दिया गया था। तो ये प्रमुख बातें जो थी ये कौन से अधिनियम की थी? 1919 के अधिनियम के बारे में थी। 1919 के अधिनियम के बारे में प्रमुख बातें अपन ने करी। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर 1935 के अधिनियम की बात करेंगे। धन्यवाद।